सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार कराची स्टॉक एक्सचेंज की। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे जहां आज एक बार फिर मामूली सी कमी देखी गई। सिर्फ 66 पॉइंट्स 100 इंडेक्स में कमी हुई है, जिसके बाद 64,170 की सतह पर ये आज इंडेक्स बंद हुआ। और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये इस कारोबारी हफ्ते का आज दूसरा रोज़ है और आज भी कल की निस्बत थोड़ी कम कमी हुई, लेकिन ये उतार चढ़ाव मार्केट का मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है। जो मार्केट की अपनी एक परफॉर्मेंस थी 8-10 रोज़ पहले, 2 हफ्ते पहले, उसको मार्केट दोबारा टच नहीं कर पा रही, उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है। एक वक्त पर हमने देखा था कि मार्केट 67,000 की सतह को भी अबूर कर गई थी, लेकिन अब ये कमी क्यों मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है और मार्केट इस वक्त स्टेबल कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? नए सरमायाकारों का एतमाद किस हद तक मार्केट पर बढ़ रहा है, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त बोल न्यूज़ के अहमद स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं। आज के कारोबार की सूरत हाल भी उनसे जानेंगे। कफील, आज बताइएगा, ये मामूली सी कमी हमने देखी है सिर्फ 64 पॉइंट्स की, लेकिन ये कमी अब क्यों सामने आ रही है? जिस तरह मार्केट अपने ऑल टाइम हाई बना रही थी, हर रोज़ हम एक नया राइज देख रहे थे मार्केट में, वो सिचुएशन क्यों देखने में नजर नहीं आ रही? देखिए, करेक्शन आने के बाद थोड़ा सा सरमायाकार जो है वो मोहतात रवैये जो इख्तियार कर रहे हैं। अगर आज की कारोबारी दिन की हम बात कर लें तो 64,700 से ज़ायद का जो है वो मार्केट ने हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई और इख्तिताम पर जो है 64 पॉइंट कमी मार्केट से 64,170 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। तो हमारी बात हुई सरमायाकारों से और ब्रोकर से, उनका कहना ये है कि तो इस वक्त इंतखाबी अमल के और जो भी खबरें सामने आ रही हैं और इस वक्त तमाम प्रोसेस जारी है, उसकी वजह से थोड़ा सा मोहतात रवैया जो है वो सरमायाकार इख्तियार कर रहे हैं। और यही वजूहत है कि मार्केट 64,700 के बाद दोबारा रिवर्स हुई है और एंड पर जो है वो 64,170 के लेवल पर बंद हुई है। तो उनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से, क्योंकि ये जो खबरें चल रही हैं मुख्तलिफ हवालों से कि जो है वो इंतखाबी में जो है वो बाकायदा सेनेट में करारदाद पेश की गई और इंतखाब दाखिल हो सकती है मुमकिन तौर पर, तो उसमें इसके हवाले से कंफ्यूजन पाई जाती है मार्केट में जो हमारी बात हुई है। और यही वजूहत है कि मार्केट के अंदर जो है वो सब सेंटिमेंट आज के दिन की अगर हम बात करें तो सरमायाकार खासा मोहतात रहे। नाम उनका कहना है कि आज के दिन की अगर हम बात कर लें तो 12 अरब रुपये माली के तकरीबन 44 करोड़ जो हिस्से हैं उसका मार्केट में कारोबार देखा गया। और फंडामेंटली मार्केट जो है वो जरूर स्ट्रॉन्ग। और ये भी वजूहत है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें डिस्काउंट रेट में कमी की बातें जो है वो की जा रही है, तो वो ये एक पॉजिटिव साइन होगा। दूसरी जाने में कोई फंडामेंटली अगर हम बात कर लें कोई ऐसी खबर जो कि मार्केट को जो है वो गिरावट का बाइस बन सकती है कि इंतखाबी अमल में जो है वो ताखीर मजीद हो या कोई ऐसा फैसला जो कि मार्केट के लिए खासा फ्रूटफुल साबित ना हो, तो ये चीज़ें हैं। इसी वजह थोड़ा सा बहुत जो है वो मोहतात रवैया इख्तियार किया है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे हमें मार्केट की सूरत हाल से, जहां आज भी एक मामूली सी कमी 64 पॉइंट्स की देखी गई। इसी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। ज़फ़र मोती साहब CEO हैं कैपिटल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये हमने कल भी थोड़ी कमी देखी थी मार्केट में, आज भी ये थोड़ी मामूली सी कमी सामने आई है। ये मुस्तकिल बुनियादों पर ये जो हम कमी देख रहे हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? क्या मोहतात हो गए हैं सरमायाकार? इस वक्त नए सरमायाकारों का एतमाद दोबारा से नहीं बन पा रहा है मार्केट पर? देखिए, एतमाद तो बना हुआ है, नया साल भी शुरू हो गया है। अभी थोड़े दिन में बल्कि फॉरेन फंड्स के भी अब बाइंग आनी शुरू हुई है और लोगों का एक्सपेक्टेशन तो है कि भाई अब मार्केट बेहतर होगी। लेकिन पेंडुलम स्विंग जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सुबह तेज़ी की खबरें होती हैं कि भाई कल जो वो हुआ है नाअहली का ख़त्म, यानी 5 साल का करना एक पॉजिटिव साइन समझ रहे थे कि जो शिकें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आंसर्ड नहीं थी वो भी आंसर होने लगी थी। तो वो सब देखते हुए लग रहा था कि मार्केट आज बहुत अच्छा पॉजिटिव लेगी। लेकिन वही है कि भाई फिर खबरें आने लगती हैं पॉलिटिकल, जो हमारी मार्केट को अभी डैमेज कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, जो बढ़ती जा रही है डे बाय डे। और मैं अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि हायर अप से लेकर, यानी जो पॉलिटिशियन है वहाँ से लेकर बिल्कुल नीचे जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, वो सब अभी फिक्रमंद हैं कि भाई इलेक्शन टाइम पर होंगे कि नहीं, इलेक्शन टाइम पर होंगे कि नहीं। ये जो सिरा समझे है, ये जो कंफ्यूजन है, ये जाहिर है कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टमेंट्स को खराब कर देगा और ये कोई समझ नहीं रहा है। 2 मरतबा 64,000 के लेवल को भी टच किया गया कि चेक किया गया कि भाई वो प्राइस फ्लोरिंग है भी कि नहीं। प्राइस फ्लोरिंग में 64,000 तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन जब सुबह होती है और ये मार्केट को 500-600 पॉइंट की इन स्विंग आउट स्विंग करा रहे होते हैं, तो उसमें जो है स्मॉल इन्वेस्टर, मीडियम साइज इन्वेस्टर भी परेशान हो जाता है।
और ये परेशानी जो है ये मार्केट में हम कॉन्स्टेंटली अब देख रहे हैं। और क्या ये क्वेश्चन मार्क ये है कि IMF की मॉनेटरी पॉलिसी के आने के बाद भी क्या ये इन स्विंग आउट स्विंग चलता रहेगा, और क्या ये फरवरी के 8 तक ये कहानी चलती रहेगी तो कैपिटल मार्केट को काफ़ी डैमेज हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये बताएगा कि जफर साहब ये जो सूरत हाल इस वक्त एक पॉलिटिकल है, आप ज़ाहिर बिजनेस सेक्टर इसको एक अनसर्टेनिटी के साथ देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो माशी एतबार से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबरें आ रही हैं। अभी 11 जनवरी के बाद जो 70 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को मिलने हैं, तो उसके बाद ये इस टाइमिंग की कितनी अहमियत है अगले 2, 4, 5 वर्किंग डेज में? क्या मार्केट फिर ग्रिप करेगी दोबारा से? भाई वो तो एक एस्पेक्ट है और वो इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ा सा वो जाहिर है अभी जो कर्ज देने वाला है वो अपना रिव्यू भी करेगा कि अब नए साल में और नए प्रोग्राम में जब हम जाएंगे तो उसका हम जो इनसे वादे किए गए हैं वो पूरे कर सक रहे हैं, करेंगे, क्या करेंगे। फिर आप एक और देखें कि उन्होंने हर के पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट में है IMF डायरेक्ट 1-to-1 में भी, ताकि ये है कि फिर कंसिस्टेंसी रहे। और यहाँ जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है सिवाय इसके कि जो पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट रहें, उसमें चेंजेस ना लाएं। तो ये सब दारोमदार जो है सिर्फ 70 करोड़ का नहीं है। आज की आपकी सबसे अच्छी खबर जो है वो सऊदी ग्रुप का आना पाकिस्तान में, और ये एक दूसरे से कॉपरेशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर मोती साहब CEO कैपिटल सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे। आपको ये बताते हैं कि अब आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी खबरें सामने आने वाली हैं, चूँकि डॉलर की कीमत में एक बड़ी कमी की पेशगोई कर दी गई है। अब डॉलर की जो इस वक्त करंट वैल्यू है वो 280, 81, 82 के आसपास है, और ये कहा जा रहा है कि ये 275 के अराउंड आ जाएगी। तो अब अगर ये ऐसा मुमकिन हो जाता है तो उससे ओवरऑल महंगाई पर कितना असर पड़ेगा, उससे एक आम आदमी का जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो किस हद तक बेहतर होंगे। चूँकि फिर ज़ाहिर है इस वक्त जो आलमी मार्केट से कुछ अच्छी खबरें इस तरह भी आ रही हैं कि जो तेल की खपत है वो भी अब काफ़ी कम हो गई है। डिमांड एंड सप्लाई का जो इशू था वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है, और ये कीमत भी $85 से दरमियान रहने का एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो अगर ये तमाम जो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी को किस हद तक फ़ायदा होगा। खुर्रम शहजाद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम साहब, ये डॉलर की जो कीमत है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ज़रा एक इन हालात में जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं वो एक्चुअल वैल्यू आपकी नज़र में क्या है, और ये जो पेशगोई की जा रही है उसकी कीमत में कमी की, ये कब तक मुमकिन हो सकेगा? जी देखें, जहाँ तक एक्चुअल वैल्यू का ताल्लुक है तो वो कोई एक वैल्यू होती नहीं है इस तरह से। एक सर्टेन पॉइंट पे एक उसकी रिलेटिव जो है वो स्ट्रेंथ या वीकनेस होती है किसी भी करेंसी की। हम ये कहते हैं नॉर्मली कि जी 230 है, 300 है, 400 है, 150 है, ये ठीक नहीं होता तरीका कि ये इसकी वैल्यू है। क्योंकि अगर मैं आज कहता हूँ कि जी रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर की वैल्यू रुपए के अगेंस्ट अगर मिसाल के तौर पे 250 है, तो वो 250 जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी नहीं बताएगा कि उसकी जगह अगर मैं जो है कोई चीज़ यहाँ से इम्पोर्ट करता हूँ या एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो वो वही चीज़ दूसरे कंट्रीज़ में डॉलर के अंदर क्या उसकी वैल्यू बनती है और लोकल करेंसी उससे कितनी जो है वो ताकतवर है या फिर कमज़ोर है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि डिटर्मिन होती है वैल्यू करेंसी की कि हम कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी हमारे यहाँ इनफ्लो आता है, कितना जाता है। तो आज हमारे यहाँ इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, तो मुझे रुपया वीक लगता है। और आने वाले महीनों में और कुछ क्वार्टर्स में मुझे वीकनेस ज़्यादा लगती है, क्योंकि नोट की छपाई बहुत हो रही है। पाकिस्तानी रुपये की कर्जों की वजह से गवर्नमेंट जो कर्जे लेती है उसकी वजह से नोट की छपाई बहुत होती है, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई में इजाफा होता है। और डॉलर तो हम छाप नहीं सकते, आपको बताएं। इस वजह से मुझे जो है थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रुपया थोड़ा वीक लगता है। हाँ, अगर हमारा IMF के साथ एक मुआहदा पड़ा होता है और हम कर्जों को किसी तरह से प्लान करते हैं कि वापस कैसे करेंगे और अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ लाते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, एक्सपोर्ट्स थोड़ी बेहतर होती हैं, यहाँ पे जो है ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर हम कहते हैं कि जी हाँ हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है, उसकी वजह से हमारा रुपया स्टेबल हो सकता है या उसकी कदर में बेहतरी हो सकती है। तो खुर्रम साहब, अभी अगले 3 माह में और अभी तो अगले 3 दिन में जो एक किस्त आनी है, पहले 70 करोड़ डॉलर्स की, फिर 1.2 अरब डॉलर्स की मजीद IMF से जो हमें किस्त मिलनी है, तो ये जब इतनी बड़ी तादाद में डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा रुपए की वैल्यू पर कि रुपया थोड़ा बेहतर हो और डॉलर को हम ज़रा 280 से भी नीचे की तरफ जाता देखें? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि ये प्लीज़ इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं, सिर्फ एक
फ्लो आने से आप ये नहीं कह सकते कि रुपया एकदम से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे यहाँ आगे अदायगियाँ भी बहुत हैं। आप ये देखें कि इस साल के एंड तक, यानी कि जून तक, हमारा जो फिस्कल ईयर होता है, जून के एंड तक हमारे अदायगियाँ जो हैं वो, यानी कि हमारे जो कर्जों की अदायगियाँ बैरूनी सिर्फ, वो तकरीबन कोई $6.8 बिलियन हैं, $6.7 बिलियन। और उसके अगेंस्ट फिर साथ में हमने इम्पोर्ट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता मजीद खोलना है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ आए, रॉ मटेरियल आए, सप्लाई शॉर्टेज कम हो। और साथ साथ अच्छी बात यह है कि एग्रीकल्चर साइड पे हमारी कॉटन की अच्छी प्रोडक्शन आई है, वीट थोड़ी बेहतर आ रही है, और दूसरी जो क्रॉप्स है वो बेहतर आ रही है, चावल की फसल अच्छी है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आई है। ये सब चीज़ें मिल मिला के इनफ्लोज और आउटफ्लोज, ये दोनों मिल मिला के हमें देखना पड़ता है कि लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि जी अभी 2 दिन बाद जो है IMF की एक ट्रांच आ जाएगी, तो मैं उससे कहूँगा कि रुपया एकदम से ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से हमने पेमेंट्स भी करनी है। तो हाँ, सस्टेनेबल बेसिस पे जो बेहतरी होती है, यानी कि थोड़ी दूरअंदेश बेहतरी, थोड़ी रहने वाली बेहतरी होती है, उसमें आपकी कंसिस्टेंट एक्सपोर्ट्स होती हैं, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट होती है, आपके इनफ्लोज कंटिन्यूस आ रहे होते हैं, रेमिटेंसेज और बेहतर हो रही होती हैं, ये सब मिला के आपके यहाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतरी होती है ना करेंसी में, वो सस्टेनेबल होती है। हाँ, शॉर्ट टर्म में हमारा रुपया चल जाएगा, लेकिन आने वाले महीनों में थोड़े से हमें टफ जो है वो सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब खुर्रम साहब कि आप ये कह रहे हैं कि आने वाली जो हुकूमत होगी उसको भी फौरी तौर पर IMF के एक बड़े प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसकी अप्रूवल भी बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 3 से 4 माह का ही है, जब ये अगली 2 किस्तें और वो भी स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को मिलनी है। इसका मतलब अगला IMF का प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल कहा कि 3 से 4 माह की विंडो है, बल्कि इससे भी कम विंडो है, क्योंकि हमारे इलेक्शंस होने हैं। ग्लोबली भी 64 मुल्कों में इलेक्शंस हो रहे हैं, और एक बांग्लादेश में आपने देखा है कि रिजल्ट आया है, कंट्रोवर्शियल है काफ़ी, और उसके साथ साथ और कंट्रीज में इलेक्शंस होने हैं। तो देखें, दुनिया इस वक्त वोलेटाइल होगी, 2024 में हमारे यहाँ भी इलेक्शंस होंगे, तो ये कहना आसान नहीं होगा कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं या बड़े हमारी। हाँ, हमें अच्छी बात यह कि 6 महीनों में हम उस डिफॉल्ट से निकल के बाहर आए, लेकिन 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीनों से ज़्यादा वक्त नहीं होगा जिसमें हमें प्लान भी करना है। IMF प्रोग्राम आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा जब तक आप उनको प्रॉपर प्लान नहीं दिखाएंगे और आप उनको एक सस्टेनेबल सोल्यूशन देंगे। सिर्फ इसलिए ना जाए उनके पास कि जी रिलीफ दे दें, और अपने जो रीजनल कंट्रीज हैं, जो आपके पार्टनर कंट्रीज हैं, उनको जाके आप ये कहते रहें कि जी हमें डिपॉजिट्स दे दें। उनकी भी देखें रिपेमेंट्स आएंगी ना किसी दिन, वो आ रही हैं, जनवरी में भी आ रही है, UAE की एक रीपेमेंट आ रही है, उन्होंने भी $3 हमारे पास रखे हुए हैं। तो ये चल नहीं सकता, ये मॉडल चल नहीं सकता, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमें सस्टेनेबल बेसिस पे अपने कर्जों को, एनर्जी को, टैक्सेस को, इन सबको मैनेज करना पड़ेगा। और फिर साथ साथ देखें जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं कि सोशल इश्यूज बहुत हैं, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, स्टंटिंग का इशू है, मेल न्यूट्रिशन का इशू है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये सारा प्लान बनाना पड़ेगा। ये आसान नहीं है कि 1-2-3 महीनों में हम ये समझें कि जी हमें सिर्फ IMF पर जाना पड़ेगा। जाने के लिए भी प्लान होना चाहिए, अदरवाइज IMF आपको पैसे नहीं देगा। तो आपको ऑल्टरनेट प्लान क्या है, बी प्लान क्या है, इसका सोचना पड़ेगा, अदरवाइज हालात जो है वो दोबारा से वैसे हो जाएंगे जो कि हम जून से पहले देख चुके हैं। तो अभी खुर्रम साहब, ये इसको फिर शुरू कहाँ से करें? पिछले साल हमने देखा स्मगलिंग की रोकथाम की गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया गया, SIFC की फॉर्मेशन हुई, तो कुछ ये अच्छे इनिशिएटिव्स तो हमने देखे हैं जो कि ज़ाहिर एक लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। अब ये जो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं वो कहाँ से शुरू करें, उनके इनिशिएटिव्स क्या हों कि जो एक बेहतरी की जानिब हम जा सकें? देखें, एक अच्छा काम ये हुआ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने आपको बहुत बड़ी सपोर्ट दी, क्रैकडाउन करके स्मगलिंग पे, बॉर्डर के ऊपर जो आपके स्मगलिंग के इश्यूज थे, डॉलर से रिलेटेड होर्डिंग हो रही थी, सब पे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से आपको एक स्टेबिलिटी का जो है वो जो इस वक्त आपको नजर आ रही है स्टेबिलिटी। लेकिन इस पे बिल्ड करना है, इस पे हमने रिलाई करना होगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए जहाँ तक जिसका रोल था उसने प्ले कर दिया। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं उनका सबसे बड़ा काम ये है कि एक प्लान के साथ उतरे मैदान में। प्लान नहीं होगा, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और आवाम के लिए और हुकूमत के लिए और पूरे मुल्क के लिए तो होगा, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि बगैर प्लान के वो उतरें, और जो है उनको यही ना पता हो कि जो डेप्थ है वो कितनी ज़्यादा है प्रॉब्लम की, कि हम कितना ज़्यादा गिर चुके हैं कर्जों के अंदर। इन कर्जों को पहले हैंडल करना पड़ेगा, फिर एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज इकोनॉमी कैसे चलेगी आपकी, जब इकोनॉमी में आपकी एनर्जी का जो है वो रोल ही नहीं होगा, और महंगी एनर्जी होगी, और टैक्सेस इतने ज़्यादा होंगे उसके ऊपर। फिर टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, ताकि टैक्सेस को उन जगह से लिया जा सके जहाँ से लेना चाहिए, और वहाँ से कम करें जहाँ से हम बहुत ज़्यादा टैक्सेस ऑलरेडी ले रहे हैं। तो उसकी वजह से आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ होनी चाहिए। तो देखिए, ये पूरा एक प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपको आज देना है, तो यस्टरडे आज आप सोचेंगे तो 2-3 महीने में आपको ये इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी डिबेट ये होनी चाहिए
इकोनॉमिक चैलेंजेस जो आगे आ रहे हैं, इसको निपटने का किसके अंदर जो है वो इस वक्त प्लान का, किसके अंदर इतनी वो टीम है, किसके पास कितनी उसके पास स्ट्रॉन्ग प्लान है, कितना इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है जो कि वो लेके चले, तो ये कोई बात नहीं हो रही, तो इस पे करना पड़ेगा। अदरवाइज हम फिर वही बिजनेस एज यूजुअल समझ रहे हैं, इसको लेके चलना ये मुश्किल होगा, बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। और कौन सा जाहिर है कि एक बड़ा पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल ऑयल की सूरत में हम बर्दाश्त करते हैं, तो अब ये इस वक्त जो एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में कम रह सकती हैं, वहाँ पर डिमांड में थोड़ी सी ज़रा कमी आ रही है, जो पैदावारी अमल है बड़े बड़े ममालिक का, बड़ी मार्केट्स का, वो भी थोड़ा ज़रा स्लो डाउन हुआ है, तो ये किस हद तक अगले 3-4 माह में पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकता है? देखिए ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये आपको सपोर्ट देती हैं, एक डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको सपोर्ट दे देती है, लेकिन ये आपको देखें, ये आपको सिर्फ थोड़ी सपोर्ट दे सकती हैं, इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। आज ऑयल प्राइसेस नीचे हो गई तो क्या पॉलिसी मेकर्स या जो भी इक़्तिदार में होगा वो आराम से बैठ जाए कि जी हम ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं या नीचे आ गई, अब हमें सुकून हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक्चुअली उस पर बिल्ड करना है कि भाई क्या हम लोकल सस्टेनेबल कोई एनर्जी के सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, फ्यूल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह कोलैबोरेट कर सकते हैं रीजन में, कैसे पाइपलाइंस बिछा सकते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, ताकि हमारी ये जो हर रोज हर महीने के प्रॉब्लम्स हैं, हर साल के प्रॉब्लम्स हैं, ये खत्म तो हों। तो इस पर बैठ के आपको सोचना पड़ेगा। 240 मिलियन लोगों का मुल्क है भाई, आपको पॉलिसी में, आपको प्लानिंग में, आपको इम्प्लीमेंटेशन में, आपको सिविल सर्विस में, प्राइवेटाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट्स में, आपको हर तरह से टैक्सेस में, हर तरह से आपको काम करना पड़ेगा। बहुत रूम है, आपको सिर्फ यहाँ पे विल की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है, आपको कॉम्पिटेंट लोग लाने की जरूरत है। ये मुल्क जो है बहुत पोटेंशियल है इसमें, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो उसी राह पे चलते रहेंगे और खराबी होती रहेगी। बस इस वक्त हम पिछले चंद माह में तो हमने विल भी देखी है, इंटेंशन भी देखी है, और टैक्सेस का जो निज़ाम है उसको भी बेहतर होने के इकदाम की तरफ हमने हुकूमत की थोड़ी तवज्जो देखी। अभी जो FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से मुताल्लिक खबरें सामने आई हैं, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत मामलात को बेहतर तो करना चाह रही है, लेकिन ज़ाहिर है महदूद मैंडेट है निगरान हुकूमत के पास। अब ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो तो आने वाली मुंतखब हुकूमत की होगी कि वो इसको कंटिन्यू करे। उसी का काम है ये, उसी का काम है ये। नेगेटिव ये केयरटेकर गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशंस को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दे। हाँ, प्लान देके जाए, ठीक है, उनकी अच्छी इनपुट होगी, वो देके जाएं, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि एक प्रॉपर मैंडेटेड गवर्नमेंट चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग टीम, विथ इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस। ये टिपिकल नारे नहीं चलेंगे अब कि जी हम बिजली सस्ती कर देंगे, पेट्रोल सस्ता। इसको ये जो पॉलिटिकल कमोडिटीज बना दिया ना हमने, इनको बिजली को, पेट्रोल को, अभी तो फ्री बिजली के नारे लग रहे हैं, तो सस्ते भी नहीं कि 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। इस तरह की इवन कैंपेन्स भी अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये नैरेटिव्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको IMF ये देख रहा है, वर्ल्ड बैंक ये देख रहा है, दुनिया की सारी जो है वो ताकतें आपको देख रही हैं कि भाई आप किस तरह के नारे लगा रहे हैं, आपकी क्या इंटेंशन है, आपकी क्या नैरेटिव्स है, आपकी क्या सोच है। ये सब हमें चेंज करना पड़ेगा। ये आप ये समझ नहीं रहे हैं हम कि हमें ये अब अपनी जो बिजनेस एज यूजुअल रही सोच है इसको चेंज करना पड़ेगा, वरना चेंज नहीं आएगा, बेहतरी नहीं आएगी और हम पस्ती की तरफ जाते रहेंगे, गुर्बत में लोगों को डालते रहेंगे, ग्रोथ नहीं आएगी। शॉर्ट टर्म बस पॉइंट स्कोरिंग होगी, शॉर्ट टर्म कुछ हमें जो है वो सपोर्ट मिलती रहेगी, लेकिन उससे हमें हमारा काम नहीं चलेगा। हमारी पूरी जनरेशन है वो एट स्टेक है, हमें बहुत काम करना है और ये बहुत पोटेंशियल हम जो है अपना रियलाइज कर सकते हैं अगर हमने वक्त पे ये चीज़ें रियलाइज कर ली और आगे बढ़े मिलके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, हमारी माशियात हमारे साथ मौजूद थे कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंटेंशन की ज़रूरत है, विल की ज़रूरत है और आने वाली हुकूमत को बहुत कम वक्त में ये सारे बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और बड़ी अहम खबर है कि लाहौर चैम्बर की जानिब से एक मुतालबा FBR से किया गया है कि FBR SRO में तरमीम की जाए और इस तरमीम को फौरी तौर पर की जाए, चूँकि इससे बड़ी तादाद में जो रिटेलर्स हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। और इससे मुतालिक सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने चेयरमैन FBR रेवेन्यू को एक ख़त भी लिखा है और इस ख़त में उन्होंने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और जो टेक्निकल जिन बुनियादों पर उनका ये मुतालबा है वो तमाम चीज़ें लिखी हैं और इसको वक्त की ज़रूरत और इस वक्त का बड़ा अहम तकाजा भी करार दिया। अब इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त काशिफ अनवर साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर भी हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो उन्हीं से जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, वो क्यों ये तरमीम चाहते हैं और ये तरमीम इस वक्त क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया साहब, काशिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये सबसे पहले तो बताइएगा जो ख़त आपने लिखा है इसकी बुनियादी वजह क्या है, जिस तरमीम की आप डिमांड कर रहे हैं, किन वजूहात की बिना पर आप ये तरमीम चाहते हैं?
देखें, बात ये कि हम ये नहीं कहते कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमारा शुरू से मुतालबा यही है कि वही पिस्ता है और उसी के लिए मसाइल पैदा होते हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं। अब ये वो रिटेलर्स हैं जो इससे पहले विद होल्डिंग करवा रहे थे अपनी, और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जो उनकी विद होल्डिंग कर रहे थे। अब हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब आप रिटेलर्स को उनकी टर्नओवर को बढ़ाइए, उनके टैक्स को कम करिए, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस को करें। अब पहले वो 1000 स्क्वायर फीट का मसला था, अब वो बड़ी मुश्किलों से पिछले 2-3 साल के बाद उसको ख़त्म करवाया है। अब ये विद होल्डिंग का आ गया है। तो हम जहां पर ये आसानी मांग रहे थे कि उनकी जनाब टर्नओवर्स को बढ़ाया जाए, उनकी टर्नओवर्स को कम करके 2 करोड़ कर दिया गया है। तो रिटेलर की, एक आम रिटेलर की जो डॉक्यूमेंटेड है, अगर आप उसकी टर्नओवर को कम करते जाएंगे तो देखिए ओवरनाइट सेल्स टैक्स में आना आसान नहीं है। ओवरनाइट आप अगर ये कहें कि आप बिल्कुल इनकम टैक्स से आप सारे सिस्टम को ही चेंज कर दें तो ये रिटेलर्स इसको कर ही नहीं सकते। तो ये अभी हम जहाँ या तो देखें, बात ये है कि हम तो अपने टैक्स नेट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। जहां पर लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे, वहां पर आप ये कह रहे हैं कि जनाब रिटेलर्स जो हैं जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर फाइनेंशियल कॉस्ट हैं, फिर उन्हें देखें एडवाइजर्स रखने पड़ेंगे। तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। आप बिल्कुल करें। देखें, इससे पहले जो आपने चेन ऑफ स्टोर्स पे किया है, आपने इससे पहले भी जिन सेक्टर्स पे किया, दे आर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अब अगर आप एक रिटेलर को आप कह देते हैं कि जनाब अब आप पीओएस लगाएं और सेल्स टैक्स में आए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी प्रॉब्लम पैदा होगी। अच्छा, तो काजी साहब, ज़ाहिर है आप ये तो नहीं चाहते ना कि रिटेलर्स टैक्स नेट में ना आए। आपका ये मुतालबा है कि उनके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा आसान करके उनकी सहूलत के साथ उन्हें मौका दिया जाए कि वो भी इस टैक्स नेट में आ सकें और इस टैक्स नेट को भी बढ़ाया जा सके, चूँकि ज़ाहिर है कि ये भी बड़ी बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त की। देखें, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा कि आप रिटेलर्स टैक्स नेट के अंदर ना आए। बिल्कुल रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए, रिटेलर्स की टर्नओवर्स को डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि देखें, सेल्स टैक्स का जो निज़ाम है वो बहुत पेचीदा है। हम तो बाकी रिटेलर्स जो हैं उनकी टर्नओवर देखें, बाकी कानून में भी है कि अगर 10 करोड़ तक आपकी हो तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, उसके एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ रिक्वेस्ट भी यही की है कि आप इस जो आपने 2 करोड़ तक रिटेलर्स की टर्नओवर को ले आए हैं उसको इनिशियली पहले 10 करोड़ पे लाएं। 10 करोड़ के बाद आप इसको आगे आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएं विद द पैसेज ऑफ द टाइम। तो अब हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि रिटेलर्स को डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, हम तो बल्कि इसी बात की बार बार प्रोपोगेट करते हैं कि हर शख्स को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न डालनी चाहिए। और देखें, इस वक्त तो वो चीज़ डॉक्यूमेंट हो ही नहीं सकती, ना कोई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, और आप अगर आप फाइलर भी नहीं है तो फिर आपके वो जो दूसरे विद होल्डिंग के रेट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि दे आर नॉट इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको और दूसरे इश्यूज हैं। तो उन्हें देखें, कंप्यूटर्स रखना, आईटी के एक्सपर्ट्स रखना, सेल्स टैक्स की रिटर्न्स को फाइल करना, तो रिटेलर्स को पे अभी इस तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए। सेल्स टैक्स की मैं सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो काशी साहब, ये खत तो आपने लिख दिया एफबीआर को, अब वहाँ से उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया? चूँकि एफबीआर तो ये चाहता है ज़ाहिर है कि पॉइंट ऑफ सेल के सिस्टम को बिल्कुल आम कर दिया जाए, छोटे से छोटे रिटेलर को भी उसी के मुताबिक उसी में जम कर दिया जाए। तो इस पर कोई रिस्पॉन्ड एफबीआर की तरफ से आया, कोई पेशरफ्त होती आप देख रहे हैं इस पर आगे? देखें, अभी तो एफबीआर की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह वो ज़रूर इस पे बात करेंगे। लेकिन देखें, इट इज़ नॉट इजी कि आप ये कहें अब कि आप हर छोटे बड़े रिटेलर को देखें। ख्वाहिश का होना ये अच्छी बात है कि होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इट विल टेक टाइम, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पहले हम इस बात को तो पूरा कर लें कि सारे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल करें। मैं फिर वहीं बार बार आ रहा हूँ, देखिए, सर्विस पर्सन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को नहीं डालते, तो पहले जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स को तो पूरा कर लिया जाए। जब इनकम टैक्स की रिटर्न्स पूरी हो जाएंगी, जब तमाम रिटेलर्स
100% रिटेलर्स अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल कर लेंगे, तो फिर ये उसके बाद का स्टेप है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए और हम उसको पीओएस में लाएं और उसको पीछे से डॉक्यूमेंट करें। तो ये इट विल टेक टाइम, देखिए ये होना चाहिए लेकिन इट विल टेक टाइम। और फिर वही बात है कि इसका टाइम देना चाहिए कि 2 सालों में या 1.5 साल में या 1 साल के अंदर हम इसको लेकर आएंगे। और ये इसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि जो पिछले सेक्टर्स पीओएस में इंटीग्रेट हुए उनके और भी कुछ मसाइल थे जिनको रिजॉल्व किया गया, डिक्लेरेशंस को, स्टॉक्स को, बाकी चीजों को भी उनके साथ डिस्कस करके किया गया। तो ये यहाँ पर भी ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए टाइम भी देना चाहिए। इसके लिए पहले तो सबको टैक्स के अंदर आना चाहिए और टैक्स के फवाइद लेने चाहिए। अभी तो यही इंप्रेशन है ना जी कि जो टैक्स के अंदर था, जो विद होल्डिंग्स करवा रहा था, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, आपने सबसे पहले तो उसी को ग्रिप में लिया ना। तो बात ये है कि इसको हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको टर्नओवर्स को बढ़ाया जाए, उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाए, पहले इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल करवाया जाए, उसके बाद जरूर जो भी आप इन द लॉन्ग रन चाहते हैं वो जरूर किया जाए। अच्छा, ये एक छोटे रिटेलर को अगर पीएओएस के साथ जम किया जाता है तो क्या उस पर कोई इजाफी बोझ इसका पड़ता है, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इजाफा होता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है इसका असर क्या एक आम सारिफ तक भी पहुंचता है? देखिए अल्टीमेटली आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा। अगर आप एक आम दुकानदार के पास भी चले जाते हैं, आपको वहां पर एक आईटी का एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, आपको पीछे सेल्स टैक्स की फाइलिंग करनी होगी, आपको उसके लिए भी अपने लॉयर की जरूरत पड़ेगी, सेल्स टैक्स के लॉयर की भी जरूरत पड़ेगी, आपको इनकम टैक्स के लॉयर की भी जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इसकी बिल्कुल कॉस्ट पड़ेगी और जब कॉस्ट पड़ेगी तो वो आम सारिफ तक भी जितने जो बाकी मामलात हैं इसका बिल्कुल बोझ जाएगा। वो उसने अपनी जेब से तो पे नहीं करना है, अब ये इसका बिल्कुल इम्पैक्ट नीचे तक भी जाएगा। तो काजी साहब ये ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई साल, 6 महीने, 1.5 साल, तो ये आज भी हो तब भी ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ये 6 महीने 1 साल के बाद हो तो शायद ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो फिर ये उस वक्त कैसे कन्वीनियंट होगा जब ये आज नहीं आसान हो पा रहा? तो देखें मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ओवरनाइट चेंज पॉसिबल नहीं है। और बात फिर वही है कि जो एक बात ये की जाती है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है आपने उसको सबसे पहले गिरफ्त में लेकर आए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले उन लोगों को, रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर ले आए जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को भी फाइल नहीं करते। तो बात ये है कि ये आए तो वही है जो टैक्स दे रहे थे, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे। जब 100% रिटेलर्स ऑल ओवर द पाकिस्तान टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे तो फिर आप जरूर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, और इस इम्प्लीमेंटेशन की ये पॉसिबिलिटी है कि एक आम लास्ट जो कंज्यूमर होता है, एक आम सारिफ तक कोई इजाफी बोझ डाले बगैर ये मुमकिन हो सके, पीओएस से रिटेलर जम भी हो जाएं और उसका कोई इजाफी इतलाक पब्लिक पर भी ना हो? देखिए अल्टीमेटली जब ये कॉस्ट होगी, जब लॉयर्स की फीस बढ़ेंगी, जब आपकी वो तमाम चीज़ें बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट अब रिटेल आगे सारिफ तक जाता है या नहीं जाता, वन टाइम कॉस्ट है, ज़रूर इसमें आपकी इनिशियल कॉस्ट तो ज़रूर लगेगी लेकिन अल्टीमेटली इसका एक इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा। सही। और काजी साहब ये जो थोड़ा सा इंडस्ट्री का सेक्टर था 2023 में जो बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका और उसकी कई वजूहात थी, ज़ाहिर है गैस के जो नर्ख हैं वो इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। 2024 में हम कोई हालात में इस नौयत की बेहतरी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिमांड्स भी की, प्रोटेस्ट भी हमें कराची के लेवल पर और पूरे मुल्क में देखने को मिले, तो ये अब ये इंडस्ट्री के लिए 2024 का साल 23 की निस्बत आप इसमें कोई बेहतरी देख रहे हैं? देखें अल्टीमेटली अभी जो पहले जो सबसे बड़ी बात थी कि हमें ये समझ ही नहीं आ रही थी कि रुपी और डॉलर की पैरिटी किधर जा रही है। अब इस वक्त बात ये है कि इस वक्त डॉलर के अगेंस्ट रुपी बेहतर है, एक जगह पे खड़ा है। अब ये तब तक हमारे मुल्क के अंदर हालात बेहतर नहीं होंगे जब तक आपका रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अब रुपी के स्ट्रॉन्ग होने में भी हमारी एक्सपोर्ट्स का बढ़ना या इंपोर्ट्स का कम होना या फॉरेन रेमिटेंस का आना या हमारे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानियों के पैसों का भेजना। अब बात ये है कि जब तक आपका रुपया नहीं स्ट्रॉन्ग होगा तब तक आपकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी सस्ती नहीं होगी। जब तक आपकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी सस्ती नहीं होगी
हमारे बाद में इंटरेस्ट रेट, बाकी तमाम चीज़ें उसमें इंटरडिपेंडेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एग्रीकल्चर में आपकी जिस तरह से अच्छी फसल आई है, उम्मीद है कि 2024 जो होगा ये पाकिस्तानियों के लिए बेहतर साल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और ये जो गैस की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंडस्ट्री के लेवल पर बढ़ा, उसमें गवर्नमेंट के साथ आप लोगों के मुख्तलिफ मौक़ों पर मुज़ाकरात भी हुए, डिमांड्स भी उन लोगों के सामने आपने रखी, तो वहाँ पर कुछ हालात में आप बेहतरी देख रहे हैं कि वो कीमतें कुछ कमी आ सकती है उनमें, या कोई सब्सिडी वगैरह का आगे कोई मामला होने जा रहा है? देखिए, सब्सिडी का तो अभी कुछ नहीं पता या नहीं कह सकते, लेकिन बात यह है कि हमारे जो बॉडीज हैं उनका मकसद तो यही है कि जो कंसर्न्स हैं हाई एनर्जी के वो गवर्नमेंट के साथ बार बार उठाए जाएं, बताया जाए कि भाई इन रेट्स के ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर लेंगे और हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके कम्पीट कर लेंगे, तो वो शायद इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं हो सकता। हमें अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा या हमें उनको बेनिफिट देने पड़ेंगे। तो मैं नहीं समझता कि अब आगे वो क्या सब्सिडी देते हैं या हमारी कॉस्ट को कैसे कम करेंगे। तो उम्मीद है, बात तो यही है कि फिर उम्मीद की बात है कि जो अगला आने वाला साल हो वो बेहतर हो, हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो और एनर्जी की जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए। ठीक है, तो काजी साहब, अब ये छोटे सनतकारों को फिर उनकी बहाली के लिए फिर इस वक्त हुकूमत के पास क्या प्लान है? कोई आप लोगों की आपस में इस सिलसिले में बातचीत हुई? चूँकि ये जो सूरत-ए-हाल 2023 में पैदा हुई उससे सबसे ज़्यादा मुतासर एक छोटा सनतकार हुआ है। देखिए, अगर मैं ये बात करूं तो हमारी हर चीज़ की जो टैक्स की रेशो है वो भी बढ़ गई, विद होल्डिंग के रेट्स भी बढ़ गए, बैंक्स उस तरह से लोन्स नहीं दे रहे, और अगर लोन्स भी दे रहे हैं तो 22% आपका कायबार का रेट है, प्लस 22% आपको देना है, सेल्स टैक्स के रेट भी बढ़ गए, हत्ता कि हमारी जो बिल्कुल ठीक है महंगाई थी, मिनिमम वेज को बढ़ाया गया, उसके साथ टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, इन तमाम रेट्स को भी बढ़ा दिया गया। तो ये तो बात फिर वही है कि जब तक आपकी ये कॉस्ट कम नहीं होगी, बहुत सी इंडस्ट्री जो है कोविड के बाद, फिर सैलाब के बाद, फिर LCs के ना खुलने से वो बंद हुई, तो ये बहुत से ऐसे इश्यूज थे जिस पे बात हो रही है। तो अभी तो उम्मीद करते हैं कि LCs खुल रही हैं, लेकिन बात ये ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ हमारे साथ मौजूद थे, और जो सनतकारों के मसाइल हैं, जो रिटेलर्स के मसाइल हैं, उस पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। और मसाइल एक आम सारिफ के भी बढ़ते जा रहे हैं, चूँकि महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और प्याज की कीमत इस वक्त आसमान पर पहुँच चुकी है, 240 रुपये फ़ी किलो इस वक्त प्याज मार्केट में मिल रही है। और उसकी वजह यह है कि भारत की तरफ से जब प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और प्याज को एक्सपोर्ट किया गया। इस वजह से अब मुल्क में प्याज की कीमत कहाँ तक पहुँच चुकी है और ये कितने मजीद रिकॉर्ड बनाएगी, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर वापस आएंगे। शौकत अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान के, उनसे गुफ्तगू करेंगे इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है कि 3 माह के लिए भारत ने अपनी प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाने की कोशिश की और पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को इसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन फिर नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में एक आम सारिफ की मुश्किलात शदीद बढ़ गई, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स में प्याज जो एक आम सारिफ को एक ख़रीदार को मिल रही है वो 240 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। अब हर शहर और हर सूबे में ये अलग अलग इसके दाम हैं, और ये सूरत-ए-हाल उस वक्त तक बेहतर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान में वाफिर मकदार में प्याज नहीं मौजूद होगी, चूँकि पाकिस्तान की जो A क्वालिटी और B क्वालिटी की प्याज है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक लो क्वालिटी पाकिस्तानी सार्फिन को दस्तियाब है और वो भी महंगे दामों वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। अब अगर अगले 3 माह के बाद भारत ये पाबंदी नहीं हटाता तो पाकिस्तान के लिए हालात मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं। पाकिस्तान इससे ज़र मुबादला तो हासिल करेगा, लेकिन जो लोकल सतह पर इस वक्त प्याज की खपत है फिर उसमें किस हद तक मसाइल का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। शौकत अली साहब, सदर हैं चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बंद की और पाकिस्तान ने उससे फ़ायदा उठाना शुरू किया, अब ये दरअसल पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है या पाकिस्तान के एक आम आदमी को नुकसान हो रहा है कि उसको 240 रुपये 230 रुपये फ़ी किलो प्याज खरीदनी पड़ रही है? बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप इतने बड़े अहम इशू पे आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। ये भारत का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब भी भारत के पास कोई क्रॉप, क्योंकि उसके पास एक बड़ी मंडी है, बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो हमेशा इंटरनेशनल मार्केट को अपने काबू में रखने के लिए ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता रहता है। तो भारत ने हमारे
अरे जब राइस आया था, चावल की फसल आई थी, तब भी भारत ने इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बरामद को रोककर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइसेस हाई करने के अंदर बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट पे प्रेशर बढ़ा। इस पे पूरी दुनिया ने शोर भी मचाया था कि फूड आइटम के हवाले से इस तरह की जो मोनोपोलीज इख्तियार करना ये कानूनन जुर्म है। लेकिन भारत अपनी हठधर्मी पे कायम रहा और उसने चावल और गंदम की फसल को रोककर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ाई और बाद में उससे मुनाफा कमाया। अब सिमिलरली इसमें भी यही हो रहा है कि अब चूंकि बड़ी ये इसकी जी शौकत साहब को आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। तो शौकत साहब ये भारत ने अपनी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई, पाकिस्तान में क्यों तमाम की तमाम प्याज एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई कि मुल्क में इसकी कमी हो रही है और फिर इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है? अच्छा, इसकी बड़ी वजह ये है कि चूंकि भारत जो है वो एक बड़ी मंडी है और आलमी मंडियों के अंदर सप्लाई भी जो प्याज की है वो भारत कर रहा है। जब भारत उसकी बरामद रोक देगा तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लामाला उसकी शॉर्टेज होगी और उस शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस हाइक होंगी। आप पाकिस्तान के अंदर भी चूंकि इस दफ़ा अच्छी पैदावार हुई है प्याज की, तो हमारा जो पाकिस्तानी ट्रेडर है या यहाँ पे जो लोकल एक्सपोर्टर बैठा हुआ है, ये धड़ाधड़ आलमी मार्केट के अंदर वो जो गैप आया हुआ है उस गैप से फायदा उठाने के लिए अपना लोकल प्याज जो है हमारा जो एक्सपोर्टर है वो धड़ाधड़ आलमी मार्केट के अंदर सेल कर रहा है और उससे मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारे मुल्क को ये नुकसान हो रहा है कि ये सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में हमारा जो मुल्क है, हमारी जो आवाम है, ये प्याज इसको महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। और ये जो शॉर्टेज है जो भारत ने आर्जी एक शॉर्टेज पैदा की हुई है, इस शॉर्टेज से सारा का सारा फायदा जो है वो भारत हासिल करेगा और उससे हमारे कम्युनिटी को, हमारी जो आबादी है पाकिस्तान की, इसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन शौकत साहब, ये पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो इस वक्त प्याज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भारत तो इनको मजबूर नहीं कर रहा ना, ये तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये तो अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं। और इनको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये काबीना की जिम्मेदारी है कि वो ये मुमकिन बनाए कि मुल्क में कम से कम कीमतें ना अपने आसमान की तरफ जाएं, वो कंट्रोल में रहें। ये किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है? ये बिल्कुल ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमने अपनी आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना है। यहाँ की लोकल आबादी हमारी प्रेफरेंस में होनी चाहिए। ऐसे हालात में गवर्नमेंट को फिलफौर ये जो प्याज है इसकी बरामदबंदी आयद कर देनी चाहिए और एवेलुएट करना चाहिए कि हमारे लोकल जो है कंजप्शन के लिए हमें कितना प्याज दरकार है, और उसके बाद जो ऑफर बनता है वो हमारे एक्सपोर्टर को कहें कि एक्सपोर्ट कर ले। लेकिन जब तक हम अपनी मुल्क की ज़रूरियात के लिए अपने पास वाफर मिकदार के अंदर प्याज जी नहीं, कोई बैन होना चाहिए, क्योंकि हमारी तो कैलकुलेशन ही कभी ठीक नहीं होती। और शौकत साहब, अभी कितना इजाफी मुनाफा प्याज की कीमत पर कमाया जा रहा है? ये इसकी फी किलो कीमत जो एक सारिफ तक पहुंचती है वो क्या होनी चाहिए? ये जो 240 रुपए में बिक रही है, इसमें कितने इजाफी मुनाफा, इसमें कितना शामिल है? अच्छा, इसमें मैं एक और वजाहत भी करता चलूं कि इस वक्त जो प्याज है ये किसान के पास नहीं है। मिडल मैन जो है वो किसान से प्याज खरीद के, अब ये सारा प्याज इस वक्त मिडल मैन के पास पड़ा हुआ है। अच्छा। जो किसान से ये प्याज खरीदा गया था वो 30 से 40 रुपए पर केजी खरीदा गया था। अब इस पे जितना भी ऊपर मुनाफा कमा रहा है वो सारा मिडल मैन कमा रहा है, और इससे बेसिकली बेनिफिशियरी जो है वो मिडल मैन है। अब इसको मिडल मैन को रोकने का सिर्फ हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो इसको रोके और इसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए। तो 30 से 40 रुपए किसान से खरीदी गई, इसका मसारिफ तक जो पहुंचनी चाहिए वो 55 से 60 रुपए तक होनी चाहिए। बस एक जुमले में बता दीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो किसान से जिस रेट पे खरीदी गई थी उसमें अगर ये अपना मुनाफा स्टोरेज का डाल लें तो 55 से 60 रुपए में ये आम कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए, जो नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब, सदर चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान थे। और प्याज की कीमत जो कि 55 से 60 रुपए होनी चाहिए, लेकिन एक पाकिस्तानी इस वक्त 240 रुपए फ़ी किलो ख़रीदने पर मजबूर है, और इस वक्त हुकूमत ने इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।